नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सेहत आपकी में। दर्शकों, जिंदगी में कब कौन सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे उभरने में काफ़ी समय लग जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसी अक्षम घटनाएं जैसे हड्डी का टूट जाना, स्पाइनल इंजरी या ब्रेन स्ट्रोक, ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे रिकवर होने में काफ़ी समय लगता है। तो ऐसे में हम इनसे कैसे रिकवर हों, इसलिए आज एक बहुत ही खास विषय हमने चुना है। दर्शकों, आज का विषय है शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास। ये क्या होता है, इनसे किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और कैसे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। आज इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आपको। साथ दूसरे एक्सपर्ट के रूप में हैं डॉक्टर सूरज कुमार जी, जो कि डीन फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इटावा से हैं। तो सर, आपका भी हम स्वागत कर लेते हैं आज इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो जैसा कि एक बार आपको फिर से बता दें कि विषय है शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास। इस विषय पर हम बहुत सारी बातें आज अपने एक्सपर्ट से करेंगे, लेकिन एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास यानी PMR दुनिया भर में शारीरिक अक्षमताओं और विकृतियों से पीड़ित लोगों के लिए बहुत मददगार हैं। ये जन्म से उपस्थित हो सकते हैं या बाद के वर्षों में खेल दुर्घटनाओं, चोटों या ऐसी अन्य स्थितियों के कारण आ सकते हैं। कभी कभी इन स्थितियों को ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इन स्थितियों में जबरदस्त सुधार किया जा सकता है और यहाँ तक कि पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन PMR इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पुनर्वास विभिन्न कार्यों के लिए सहायक हो सकता है, जैसे मल त्याग, मूत्राशय की समस्याएं, निगलने की समस्या, किसी भी प्रकार की गति या गतिशीलता की समस्याएं या भाषण, भाषा और मोटर कौशल के साथ समस्याएं। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का मुख्य फोकस मरीजों को बुनियादी दैनिक कार्यों को पूरा करने में मदद करना है, जैसे कि नहाना, बाथरूम जाना, बिस्तर से उठना और ऐसी अन्य क्रियाओं के बीच चीजों को उठाना। कभी कभी लक्ष्य शरीर के किसी विशेष अंग में पूर्ण कार्य प्रणाली को बहाल करना भी होता है। रोगी की स्थिति की गंभीरता के आधार पर ये लक्ष्य बदलते हैं। पुनर्वास उन लोगों के लिए है जो उन क्षमताओं को खो चुके हैं जिन्हें दैनिक जीवन के लिए उनको आवश्यकता है। सामान्य रूप से पुनर्वास की आवश्यकता के निम्न सामान्य कारण हैं: जलने, फ्रैक्चर, मस्तिष्क की चोट और रीढ़ की हड्डी में चोट, आघात, बड़ी सर्जरी, कुछ जन्म के समय के दोष और आनुवांशिक विकार, विकास असमर्थता, पुराना दर्द, इसमें पीठ और गर्दन का दर्द भी शामिल है। पुनर्वास का समग्र लक्ष्य व्यक्ति को उसकी पहले वाली क्षमताओं में वापस पाने में मदद करना है और स्वतंत्रता हासिल करवाना है, जिससे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन जी सके। जिस व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है उसे बिना मदद के कपड़े पहनने या स्नान करने, अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए पुनर्वास की आवश्यकता हो सकती है। यदि दिल का दौरा पड़ा है, हृदय संबंधी पुनर्वास के माध्यम से व्यायाम करने के लिए पुनर्वास की आवश्यकता होती है। फेफड़े की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को इनहेलर्स पुनर्वास की आवश्यकता होती है, जो बेहतर और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम होता है। पुनर्वास कार्यक्रम को देने वाली विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की एक टीम होती है जो व्यक्ति की मदद करते हैं। इस स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की टीम में निम्न व्यक्ति शामिल होते हैं: रोगी और उसका परिवार, मनोचिकित्सक, पुनर्वास नर्स, नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ता, व्यावसायिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, न्यूरो मनोवैज्ञानिक इत्यादि। यह टीम रोगी को आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उपचार योजना बनाकर रोगी के साथ काम करता है। पुनर्वास प्रक्रिया एक व्यापक उपचार है जिसमें एक बहुपेशेवर टीम शामिल है। भौतिक चिकित्सक गतिशीलता में सुधार या बहाल करके या दर्द को कम करके और अन्य हानियों का इलाज करके लोगों को कार्य को अनुकूलित करने में मदद करते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट के पास मूवमेंट डिस्फंक्शन और न्यूरोलॉजिक और फंक्शनल रिकवरी को बढ़ावा देने के तरीके में अद्वितीय विशेषज्ञता है। भौतिक चिकित्सक व्यक्तियों के कार्य, फिटनेस और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
यह स्ट्रेचिंग, मजबूती, न्यूरोमोटर नियंत्रण में सुधार, व्यायाम, दर्द में कमी, शिक्षा या सहायक तकनीक के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम और हमारे दर्शक ये फिजियोथेरेपी में जो इन बीमारियों का इलाज जो है पुनर्वास किस तरीके से किया जाता है और क्या कोई नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, तो फिजियोथेरेपी के द्वारा जो पुनर्वास किया जाता है उसमें बहुत सारे बीमारियां हैं, जैसे हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, स्ट्रोक, इवन बर्न्स के केसेस में भी काम करते हैं, एम्पुटेशन का केस है, कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में भी काम आता है। सो मेनी कंडीशंस, बहुत सारा है, नहीं बता पाएंगे, लंबा लिस्ट है इसका। पर जो भी इसको करने के लिए हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, मशीनों का बहुत सारा यूज करते हैं, उसकी बहुत लंबी भी लिस्ट है, उसमें से कुछ बताना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले जो कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं एड्स एंड अप्लायंसेस। नंबर 1, एड्स एंड अप्लायंसेस का मतलब होता है जितने भी तरह के प्रोस्थेटिक्स यूज करते हैं या ऑर्थोटिक्स यूज करते हैं। जैसे अगर किसी का एम्पुटेशन कट गया तो उसमें प्रोस्थेसिस यूज करते हैं। और अगर जैसे आप लोग देखे होंगे कई लोग कॉलर लगा के रहते हैं, बेल्ट लगाते हैं कमर में, ये सब ऑर्थोसिस के कैटेगरी में आता है। दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं असिस्टिव डिवाइस। असिस्टिव डिवाइस का मतलब हो गया कि जैसे पेशेंट को आज चलना है तो उसको केन यूज करना है, वॉकर यूज करना है, क्रचेज यूज करना है, एल्बो क्रच, गटर क्रच, कई तरह के क्रचेज होते हैं, साथ में पैरेलल बार होता है। इस तरह के इक्विपमेंट को बोलते हैं असिस्टिव डिवाइस। तीसरे तरह की जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं एक्सरसाइज किट। जैसे अगर किसी का फिंगर काम नहीं कर रहा हो तो इसके लिए फिंगर एक्सरसाइज किट आता है। उसी तरीके से हमारे पास रबर बैंड होते हैं, थेरा बैंड होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, रबर बैंड एक्सरसाइज किट। तो कई किट होते हैं, जैसे एक कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग पेगबोर्ड का यूज़ करते हैं तो कोऑर्डिनेशन किट बोलते हैं उसको। ऐसे कई सारे एक्सरसाइज के किट हैं। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी होती है वो इक्विपमेंट होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जैसे बहुत सारे बॉडी में पेन हो रहा है या उसका मसल का स्ट्रेंथ देना हो, मसल का कोऑर्डिनेशन देना हो, इसके लिए हमारे पास बहुत तरह के एक्सरसाइजेज मशीन है, जैसे टेंस हो गया या कई रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज है। इन सब मशीनों का यूज करके भी हम रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं। और जो सबसे लास्ट में होती है उसमें भी एक्सरसाइजेज का होता है, जैसे एक्सरसाइज इक्विपमेंट बोलते हैं। जैसे अगर किसी को शोल्डर में प्रॉब्लम है तो हम लोग शोल्डर व्हील का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर पैर में दिक्कत है तो क्वाड्रिसेप टेबल एक होता है, उस पर एक्सरसाइज करते हैं। तो इस सब सारे इक्विपमेंट का यूज करके एक फुल रिहैबिलिटेशन सेटअप बनता है और पूरी व्यवस्था है, हर बीमारी में इलाज किया जाता है। तो मतलब कोई भी बीमारी हो, चाहे वो जोड़ों से संबंधित हो या आर्थराइटिस से संबंधित हो, उसका मशीनों के थ्रू भी इलाज किया जाता है। कहा था सेरेब्रल पॉलिसी कि अगर बच्चे आते हैं तो उनको जो है सोसाइटी में पुनर्वास वो अच्छे से कर सके, इसके लिए फिजियोथेरेपी में क्या कार्य किया जा रहा है? श्योर। तो होता क्या है कि जो सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे होते हैं उसमें शुरू से लेकर के हम लोग का काफ़ी रोल है। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, इस तरह के बच्चे में मांसपेशियां अकड़ने लगती है तो क्या टाइट हो जाता है। अब क्या होता है जब टाइट, कुछ कॉमन प्लेसेस जैसे काफ मसल बहुत कॉमन है इसके लिए, तो हम लोग काफ मसल की स्ट्रेचिंग करते हैं। दूसरा क्या होता है कि नी पर भी स्ट्रेचिंग करना पड़ता है, स्ट्रेचिंग करके उसको सीधा करते हैं, तब जा करके वो मसल रिलैक्स होता है। इसके बाद जो मसल, एडक्टर मसल बहुत कॉमन है, जिसके कारण बच्चा जो सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे होते हैं वो क्रॉस लेग करके चलता होगा, देखिएगा, एक पैर इधर एक पैर, कैची नुमा चाल चलता है वो। तो उसमें क्या होता है कि जो दोनों एडक्टर मसल होते हैं, अंदर थाई के जो अंदर के मसल रहते हैं उसमें ही कॉन्ट्रैक्चर डेवलप करने लगता है। तो क्या होता है, उसको हम लोग धीरे धीरे करके रिलैक्स करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है सेरेब्रल पॉलिसी में, डिलेड माइलस्टोन होते हैं। डिलेड माइलस्टोन का मतलब होता है कि जो चीज़ समय से आना चाहिए, जैसे एक बच्चा का अगर जन्म होता है तो 9 महीने के बाद उसको खड़ा हो जाना चाहिए। अब वो बच्चा 9 महीना में खड़ा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि कुछ डिले है। तो वो कम से कम, चलिए 9 महीना में नहीं कर पाया तो 10 महीने में कर ले, लेकिन कोई बच्चा अगर 12 महीने में नहीं खड़ा हो रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो हम लोग उसको 12 महीने से फिर फिजियोथेरेपी कैसे उसको स्टैंडिंग कराएं, इरेक्ट पोजीशन में रखें, ट्रेनिंग देने शुरू करते हैं। इसके लिए हम उसके पेरेंट्स को भी बताते हैं, उसके जो रिलेटिव आते हैं उनको भी बताते हैं, और साथ में जो
उनके केयर गिवर्स होते हैं उनको भी बताते हैं कि इस तरह से पोजिशनिंग करानी है। तीसरा जो इनमें प्रॉब्लम होता है कि स्कूल गोइंग बच्चे के लिए, चूंकि अब 3 साल का बच्चा हो गया, 4 साल का बच्चा हो गया, तो स्कूल में जाने के बाद कैसे नॉर्मल बच्चे के साथ इंटीग्रेट करें, या उसके लिए अगर चेयर की व्यवस्था करनी होगी, टेबल कुर्सी का डिफरेंट तरीके से व्यवस्था करनी होगी, तो स्कूल में भी इसके लिए इंटीग्रेट कराना होता है इस तरह के बच्चे को, खास करके सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे को। कुल मिलाकर के सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे को हमेशा 4 चीज़ ध्यान रखना होगा। एक मदर के जैसे काम करना होगा, जैसे मदर का, नर्स का, थेरेपिस्ट का और डॉक्टर का सब मिल करके एक साथ काम करते हैं, और तभी उसका प्रॉपर केयर हो पाता है और हम लोग समाज में उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं उनको समाज में जो है एक स्थान मिल सके और वो स्कूल में भी अपने आप को सही ढंग से ढाल सकें, उसके लिए माँ का रोल सबसे ज्यादा है, डॉक्टर का, नर्स का, जैसा आपने बताया है, और समाज का। तो जैसे कि समाज उनको एक्सेप्ट कर सके। तो थेरेपिस्ट का इसमें क्या रोल होता है, ताकि जो है अगर शरीर का कोई अंग कट गया है और समय जो है एक इंसान के मन में जो है उसका जो मोराल होता है वो डाउन होता है, तो उस वक्त उस मोराल को बूस्ट अप करने में एक फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से कार्य करता है? फिजियोथेरेपिस्ट का मेन काम है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि चलने के लिए हमको ट्रेनिंग देना हो, तो फिजियोथेरेपिस्ट का ही मेन रोल है कि आफ्टर एम्पुटेशन जो प्रोसेसिस लगा है पैर में या हाथ में, तो हाथ में कोई मूवमेंट कैसे पूरा कर पाए। जैसे मान लिया गिलास से पानी पीने का एक काम है, तो गिलास को पकड़ करके मुंह तक लाने के लिए ये हाथ तो नेचुरल है नहीं, ये तो प्रोसेसिस है, तो ये तो करेगा नहीं, तो इसकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। इसमें क्या होता है, इसमें वायर लगा होता है और इस कंधे का यूज करते हैं, और इस कंधे से जब हम दबाते हैं तो इसका हाथ खुल जाता है और खोलते हैं तो बंद होता है, तो गिलास पकड़ लेता है ऐसे करके। और जब गिलास पकड़ते हैं उसके बाद फिर ऊपर ले जाने के लिए भी टेक्निक है, उसके लिए भी पूरा शोल्डर मूवमेंट आता है उसमें, तब जाकर के हर फंक्शन को एक्टिवेट करना। इसी तरह से चलने के लिए जिसका लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन है, तो गेट ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। गेट ट्रेनिंग में सबसे पहले हम लोग उसको पैरेलल बार पे लाते हैं। पैरेलल बार पे क्या होता है कि दोनों हाथ से पकड़ करके उस पर शुरू में वेट कम देना होता है, फिर ग्रेजुअल धीरे धीरे करके हमको वेट इंक्रीज करते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, स्टेप बनवाते हैं, फॉरवर्ड स्टेप, बैकवर्ड स्टेप, साइडवेज स्टेप, सब स्टेप बना करके जब प्रॉपर वेट आने लगता है, तो आज के डेट में बहुत ऐसे एम्पुटी पेशेंट हैं जो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका पैर कटा हुआ है, नहीं कटा, एकदम नॉर्मल चलेगा पेशेंट वो। सो इस सब ट्रेनिंग होता है इसका प्रॉपर, और इसमें कम से कम 3 महीना का समय लगेगा। अगर पूरा लोअर लिम्ब नी के नीचे कटा हुआ है तो एक्यूरेसी आने में 3 महीना का समय लगेगा, और पूरा फिर पर्सन जो होगा चलने लगेगा अच्छा से। सही है, लेकिन अब हेल्थ टिप्स की बारी है। सर, जैसा कि अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए डॉक्टर सूरज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर एक मरीज को या हर एक इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो बात है कि जैसे अगर किसी को बीमारी हुआ ही नहीं है या किसी को बीमारी हो गया, तो उसमें स्पेशल काइंड का एक्सरसाइज होता है, तो दोनों का अलग अलग है। जैसे अगर किसी का कुछ बीमारी नहीं है, नॉर्मल है, उसको प्रतिदिन डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि कैसे भी कभी भी कहीं कर ले, सबका प्रॉपर टाइम होता है, समय होता है। जैसे एक बात बताते हैं कि जगह का भी ध्यान रखना है। जैसे आप किसी पार्क में गए एक्सरसाइज करने, और उस पार्क में एक प्लांट होता है, उसको कांग्रेस प्लांट बोलते हैं, अगर वहाँ पे आपका बैठ के एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है, वो आपके सांस में जाएगा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो मतलब कुल मिलाकर के सर देखा जाए कि अगर आपको अपने आप को सेहतमंद रखना है तो उसके लिए जो है एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिस जगह